हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा 2025 का डिस्कशन। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, इस क्वेश्चन में जस्ट अ सेकेंड, जैसे ये क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये क्वेश्चन है नॉलेज का, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बेसिक पढ़ा है ना इकोनॉमी थोड़ा अच्छे से, तो यह क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे। फिर भी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आप लोग जैसे 4 से 2 का इसी रूल को फॉलो करना है। ये मैंने पीछे भी आपको बताया है। 4 ऑप्शन में 2, 5 में 3, मैच द फ्लोइंग में तो है ही, साथ के साथ जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस में भी मैक्सिमम जगह पे ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका नॉर्मली अगर आप 4 पे 2 पे जाओगे तो इसका आंसर ओनली 2, ये बी आंसर है इसका। 32nd क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी नोट से आपने जो बेसिक पढ़ा है वहाँ से आपका हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आप ट्रिक्स देखना चाहो, सपोज आप कंफ्यूज हो जाओ 1 या 2 ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप लोग ट्रिक्स बाद में तो फॉलो करनी है। जैसे वहाँ पे 4 का 2 था, ये फैक्चुअल ऑप्शन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें ट्रिक्स फॉलो होगी। 5 में से 3 ठीक। अब देखिएगा, नॉर्मली ए ऑप्शन कट गया और सी ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पे आपका आंसर है इसका डी 1 to 5th। फिर भी अगर आपने नोट इकोनॉमी की अच्छे से पढ़ा है ना, तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 33 क्वेश्चन है, ये मैच द फ्लोइंग है, बट ये 3 ऑप्शंस वाला है, और 3 ऑप्शन का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जितने भी क्वेश्चन है उनको कैसे करना है। अभी 3 क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, अब आते हैं 34th क्वेश्चन पे। अब देखिए 34th क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। और सेकंड है कि इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग ए BRSR मेक डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट डेट आर लार्जली नॉन फिक्शनल इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक बॉडी है, और यूपीएससी का रूल होता है मिनिस्ट्री, बॉडी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, वो नॉर्मली यूपीएससी गलत देती है। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्ट होता है और उसको चेंज करना आसान होता है। फर्स्ट ये तो इसमें लगेगी ट्रिक्स, तो आरबीआई का ये गलत हो गया। और सेकंड थिंग्स आप देखिएगा कि यहाँ पे बात की है कंपनीज की, और आरबीआई का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता ज़्यादा। आरबीआई का मोर ऑफ जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं और बैंक रिलेटेड काम होता है। लिस्टेड कंपनी की जो रिपोर्ट वगैरह है उससे आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ तो वो यूज़ करें, और ट्रिक्स दोनों इसमें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, इन इंडिया में कंपनी जो ये रिपोर्ट सबमिट करती है, मेक डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट डेट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। हाँ, लार्जली देखिए, जो कंपनी डिस्क्लोजर करती है रिपोर्ट, उसमें जो वो बताती है वो लार्जली नॉन फाइनेंशियल होता है। तो हाँ, क्यों नहीं होता, होता होगा, हो भी सकता है। ये ना तो कोई एक्सट्रीम वर्ड है, ना कोई फैक्ट है, ना कोई अलग ही स्टेटमेंट है, ये एक नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल मैटर भी होते होंगे, नॉन फाइनेंशियल काफ़ी सब कुछ वो सबमिट करते होंगे रिपोर्ट्स बना के उसमें, तो उसमें लार्जली नॉन फाइनेंशियल होते होंगे। तो यहाँ पे कोई किसी कुछ भी गलत होने का चांस नहीं है, तो ये क्वेश्चन ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुई, बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री दी होती है वो गलत होती है, और सेकंड ये ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। अब 35th क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का है, या तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होंगी और जो एक दूसरे को एक्सप्लेन करती होंगी, या इनमें से कोई एक गलत होगी, एक ठीक होगी। अब देखिएगा, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं गलत कर दिया था, क्योंकि ये मतलब थोड़ा जल्दी मैं अच्छे से समझ नहीं पाया था। बट अगर आप नॉर्मली, आप हर किसी को पता होगा कि भी जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, जो हम लोग एग्रीकल्चर के थ्रू जो इनकम हमने कमाई, बट ये जो इन्होंने क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, मैं यहाँ इस पर ध्यान नहीं दिया था, मेरा इसलिए गलत हो गया। बट आपको ये ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है स्टेटमेंट को, कि जो अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है ना, उनसे जो इनकम है वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है। नहीं भाई, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इन इंडिया में, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी, तो सेकंड स्टेट तो ऐसा ऑप्शन पे आइए आप डायरेक्ट। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डायरेक्ट ऑप्शन क्या बचा, डी, और ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए 36th क्वेश्चन, इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। अब मे भी हो सकता है इंडिया ने किया हो या नहीं किया हो। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। देखो, सबसे पहले अगर आप कंटिन्यू भी थोड़ा बहुत करंट के रिगार्डिंग अपडेटेड है, तो आपको पता होगा कि इंडिया में क्रिटिकल्स मिनरल्स रिसोर्स रीच नहीं है, ऑल 30 तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मतलब आप सोच के देखिए कि
सभी जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो सारे इंडिया रिसोर्स रिच है, उनमें नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ये ठीक है, तो ये गलत हो गया। और नॉर्मली आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि ये करंट न्यूज़ ओरिएंटेड काफ़ी था ये न्यूज़ में क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग टॉपिक, तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में सभी मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, काफ़ी इंडिया जैसे चाइना पे डिपेंड करता है इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग। तो ये यहाँ से हो गया, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन गलत हो गई तो अब ऑप्शन काटिए। अगर आपको ये एक ऑप्शन ऐसे कट कर दो ना श्योर हो कि जैसे अभी इसमें सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए। ये ए स्टेटमेंट कट गया, बी कट गया, डी कट गया, आंसर आ गया डायरेक्ट सी। अब ये हमें पता हो या नहीं पता हो, या फिर इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन किया नहीं किया हो, फिर भी चलेगा, लेकिन इससे डायरेक्ट आप ऑप्शन कट के आंसर पे आ गए डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें ये रूल लगा था। अब आते हैं 37th क्वेश्चन पे। देखिए 37th क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टेक होल्डर। ये नॉर्मली वो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बताया, और जब कंपनी वगैरह डिसॉल्व करते हैं तो किसको क्या फायदा होता है, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देती है, उसके रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है ये प्योर स्टैटिक है, जो इसको आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिक आप कोई भी नोट्स फॉलो करोगे वहाँ से आपका ये कवर होना ही चाहिए, ठीक है। आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो इसको आप सोल्व कर दोगे। और इकोनॉमी के इस क्वेश्चन में थोड़े कंसेप्ट्स यूज होते हैं, अगर पढ़ा है तो ही कर पाओगे, इसमें डायरेक्ट कोई एलिमिनेशन वगैरह काम नहीं करेगी, ठीक है। अब आते हैं 38th क्वेश्चन पे। अब 38th क्वेश्चन देखिएगा। इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग ए ग्रेट बूम। होल्ड कर सकते हैं, है तो जनरल स्टेटमेंट बट फिर भी देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट। रैपिडली वगैरह होते ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, ठीक है, और नॉर्मली इनको हम लोग गलत मानते हैं, बट इसमें आगे पढ़िएगा, आप कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़िएगा। एग्जामिनर यहाँ भी स्टेटमेंट खत्म कर सकता था, बट एग्जामिनर ने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब आप जस्ट रिसेंट पास्ट पे कंसीडर कर लीजिएगा 5 years to 7 year, ठीक है, नॉर्मली लगा के चलिए। तो उनमें क्या इतने टाइम में क्या कभी भी इंडिया की मार्केट हांगकांग की स्टॉक मार्केट से ऊपर नहीं गई होगी? आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, आप एग्जामिनर है और आप ये स्टेटमेंट बना रहे हो कि आपने हर डेली का डाटा चेक किया था कि हाँ हर स्टॉक मार्केट को डेली कंपेयर थोड़ी ना किया था। वो एग्जामिनर ने नॉर्मली कहीं न्यूज़पेपर या कहीं पे पढ़ा होगा कि भाई हाँ इंडिया की मार्केट अब की बार जो हांगकांग स्टॉक मार्केट से ऊपर गई है, और वहीं से एग्जामिनर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ चिपका दिया पेपर में। तो ये ऐसे है नॉर्मल स्टेटमेंट। फिर भी आप अगर इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ के देखिए। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी either to warn the small investor about risk or अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड। आप खुद सोचिए कि मतलब इंडिया की स्टॉक मार्केट, इंडिया जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इतना स्टॉक मार्केट से ग्रो कर रहा है कि वहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी नहीं क्या? कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। फिर सेबी क्या कर रही है? अगर ये सेबी का क्या रोल है? अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती तो सेबी इसी पर्पज के लिए तो है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट सीधी गलत होगी। अब आप ऑप्शन पे आइए, थर्ड स्टेटमेंट को काटिए, आप सीधा ए ऑप्शन पे आ गए, ठीक है। तो देखो आपने क्या नोटिस देखा कि अगर कुछ स्टेटमेंट्स कंफ्यूजन वाली भी देता है ना एग्जामिनर, तो उनमें से अगर आप थोड़ा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे ना तो आप एग्जाम कुछ आंसर तक पहुंच जाओगे। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी एग्जामिनर बनाएगा जो डायरेक्ट आंसर तक पहुंचाने में हेल्प करेगी, जैसे इसमें थर्ड स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब आते हैं 38th क्वेश्चन का मैं आपको PYQ से कोरिलेट करवाता हूँ। जैसे 2024 में क्वेश्चन था, देखो, देर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। अब आप खुद सोचेगा हमारे इतने सारे उपनिषद हैं, इतने डिटेल में हैं, क्या एग्जामिनर ने हर उपनिषद को लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा कि वहाँ पे कोई पैराबल नहीं होगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब एग्जामिनर जानबूझ के स्टेटमेंट गलत बनाई है ना, नो डालकर। तो बस ये पहली स्टेटमेंट गलत, इसका आंसर आ गया बी। तो ये सेम क्वेश्चन इससे आप देख सकते हैं। अब आते हैं 39th क्वेश्चन पे। 39th क्वेश्चन देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी, ये 3 स्टेटमेंट वाला है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है भाई, नॉर्मल ये रिड्यूस करता ही है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। हाँ, नॉर्मली हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी में पढ़ते होंगे कि कैसे जो हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसी को फिर दोबारा एज इनपुट सोर्स पे यूज किया जाता है, रिफाइन और वो सब करके। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, तो वहाँ भी तो करता होगा भाई, एक नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है। कुछ भी चीज़ हम लोग रिसाइकल वो सब करते हैं, दोबारा यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में भी उसका वेस्ट कम होता होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है जो इसको जस्टिफाई भी करती हैं। इसका आंसर ए आएगा। बट बोलते हैं ना कि मैंने उस टाइम एग्जाम में ओवरथिंक कर दिया था कि यार इनिशियल स्टेप में तो समझ में आता है बट प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस फर्स्ट जो स्टेज है वहीं से स्टार्ट हो जाता है ना, तो वहाँ पे लेकिन मैं बट इसको ओवरथिंक कर गया था, इसलिए क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन गलत होना ही चाहिए था, आप लोग ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं 40th क्वेश्चन पे। ये डायरेक्ट
कंसेप्टुअल और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको होना चाहिए था, देख लेते हैं। कैपिटल रिसीव्ड क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ भाई, आप जो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और वो सब पढ़ते होंगे तो उसमें ये चीज़ें डायरेक्ट लिखी हुई हैं, बेसिक बात है ये इकोनॉमी की जो आपको पता होनी चाहिए। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड सॉरी गाइस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट है ना, ये होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के उसमें आता है, और ये जो लायबिलिटी नहीं क्रिएट करेगा, लायबिलिटी करते हैं कैपिटल जो रिसिप्ट होती है वो लायबिलिटी क्रिएट करती है। तो ये बेसिक जो कंसेप्चुअल थिंग है नॉलेज की जो आपको पता होनी चाहिए, तो इसका आंसर ए है। अब आते हैं 41 क्वेश्चन पे। अब देखिए गाइज, ये जो मैंने आपको रूल बताया था ना कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन हो, उसमें स्टेटमेंट है तो 5 3 4 2 6 4 7 5, नॉर्मली ये रूल फॉलो होता है, और साथ के साथ मैपिंग में भी यही रूल फॉलो होता है। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए उस टाइम नाटो काफी न्यूज में था, ठीक है, उस टाइम बच्चों ने पढ़ा भी था, मैं भी पढ़ के गया था कि कौन कौन से मेंबर होते हैं, बट पॉसिबल नहीं था इतनी सारी कंट्रीज का नाम याद रखना। तो मैंने एक दो चीजें थोड़ा हिंट की उसमें याद की थी कि जो स्विट्जरलैंड है, आई थिंक वो उसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगा था कि यहाँ ऑप्शन में ये आ जाएगा और एलिमिनेट करने में हेल्प होगी, बट वो इसमें कहीं था ही नहीं स्विट्जरलैंड, ठीक है। बट फिर मैं इसके लिए श्योर था कि स्वीडन इसका मेंबर है, ठीक है। और क्वेश्चंस में मैं डाउट था, तो फिर मैंने इस पर जो मुझे अटेम्प्ट करने थे कि भी मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आऊँगा और जो भी ट्रिक्स जो मैं फॉलो करता हूँ उनको अप्लाई करूँगा। तो यहाँ मैंने 6 का 4 के इसको अप्लाई किया था और इसका आंसर ये ठीक निकला, ठीक है। अगर सपोज ये रूल फेल हो जाता, ट्रिक्स काम नहीं करती, तो भी कोई बात नहीं है, आपको ट्रिक लगानी ही लगानी है, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि जहाँ भी ट्रिक्स लग रही हो वहाँ पे क्यों लगानी जरूरी है। ये नहीं कि आप सपोज 10 क्वेश्चन उसमें से 6 पे तो आपने ट्रिक्स लगा दी लेकिन 4 पे नहीं लगाई, वो नेगेटिव आपको इफेक्ट करेगा। वो बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में वीडियो में क्यों सब जहाँ पॉसिबल हो वहाँ लगानी चाहिए ट्रिक्स। अब सेम 42nd क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पूछा कि जो एंडीज माउंटेन है पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज के थ्रू पास होती है। अब देखिएगा, नॉर्मली बच्चे क्या पढ़ते हैं, डिटेल में तो नहीं पढ़ते कि हर माउंटेन हर कौन सी कंट्री से पास होती है, ठीक है। और मैप में हम लोग जब वर्ल्ड मैप हम लोग देखते हैं तो एक व्यू आज नॉर्मली देखते हैं कि भाई हम जो साउथ अमेरिका है ना उसके वेस्टर्न साइड पे आती है एंडीज माउंटेन। तो नॉर्मली देखिए ब्राज़ील तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्राज़ील तो ईस्टर्न साइड पे आता है, वहाँ तक नहीं है। और कोलंबिया इक्वेडोर है, ये मैं पता था। पैराग्वे भी मेरा कट गया था। अब मुझे डाउट था कि वेनेजुला आता है नहीं, क्योंकि वेनेजुला थोड़ा नॉर्थ में आता है, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट साइड पे, तो मैं वहाँ डाउट था। बट यहाँ पे मैंने वही था कि भाई जो हमने जो रूल्स जो ट्रिक्स है जो मैंने SPIQ सीखी है मैं वही फॉलो करूँगा। यहाँ भी मैं 6 ऑप्शन है, 6 में से 4 पे गया, ओनली 4, और ये इसका ऑप्शन था, ठीक है। तो ये जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन भी जो मैंने लास्ट डिस्कस किए थे 31 32 क्वेश्चन, और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लगी है 41 42 क्वेश्चन में, ठीक है। अब आते हैं सेकंड 43rd क्वेश्चन। ये 3 लेक्स का नाम है, हाउ मेनी ऑफ द अबव इक्वेटर पास। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, वरना वही रिस्क की है। मैंने रिस्क लिया था कि मे बी नॉर्मली 2, बट इसका आंसर डी है, कोई भी पास नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 44th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने गलत कर दिया था, बट इट्स ओके। आप जो ट्रिक्स लगाओगे कुछ क्वेश्चन गलत होंगे भी, आपको नॉर्मली ओवरऑल 50 to 60% एक्यूरेसी रखनी है, नेगेटिव मार्क्स कट करके, उतना ही जरूरी है एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस में। जैसे टर्मरिक रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। हटे तो नॉर्मली हर बच्चे को पता होता है उन्होंने, स्पाइसेस में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर और वो एक्सपोर्टर है, ठीक है। अब है कि मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। नॉर्मली इतना तो मुझे भी आइडिया था कि यार काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, बट उन्होंने वहाँ फैक्ट डाल दिया ना, तो मैंने इसको लगाया कि इसको गलत मार दिया कि यार मे भी यहाँ कितनी भी हो वेराइटीज़, फैक्ट है, चेंज करना गलत है। मतलब फैक्ट है तो ईजी है एग्जामिनर के लिए इसको गलत करना, ठीक है। बट इसका ये भी ठीक है, 30 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं इंडिया में। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसर स्टेट। हाँ, वो इंडिया के जो साउथ स्टेट्स हैं वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह अच्छी प्रोड्यूस होती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक था। तो इसका आंसर हालांकि डी है, तीनों ऑप्शन ठीक है, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, हमें ओवरऑल 50-60% एक्यूरेट होना है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। हाँ, तो ये आपने वो जिग्सा फिट जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसमें पढ़ा होगा कि जो कॉन्टिनेंट्स थे साथ में एक साथ थे, बाद में वो सेपरेट हुए थे, ठीक है। सेकंड है द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ गाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। हाँ, ये भी सेम है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अफ्रीका था, ये साउथ अमेरिका सॉरी, और ये ऐसे अफ्रीका, तो ये ऐसे ये यहाँ था पहले, ये कॉन्टिनेंट आपस में मिले हुए थे, बाद में वे सेपरेट हुए हैं। तो ये
अगर आपको ये आइडिया है ना और आपको पता है घाना की लोकेशन क्या है, ब्राजील की क्या, तो ये दोनों क्वेश्चन आप आराम से ठीक कर दोगे। अब आते दोनों स्टेटमेंट। अब थर्ड क्वेश्चन, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली 6 डिफरेंट फैक्ट देख के मैंने इसको गलत लगाया था, बट ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। इसमें 6 डिफरेंट लैंड मासेस ही थे, इसकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। मैंने गलत किया क्योंकि ये फैक्ट था, और मे भी यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट हो या फिर 5 कॉन्टिनेंट हो। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट उस टाइम याद नहीं था कि मैं 6 कॉन्टिनेंट्स को काउंट नहीं कर पाया था अपनी नॉलेज बेसिस पे, तो फिर मैंने बाद में यहाँ ट्रिक्स फॉलो की थी कि हाँ भी एग्जामिनर ने फैक्ट के साथ गेम खेला इधर, तो उसने शायद इसको गलत किया होगा। ठीक है, बट ये ऑप्शन भी ठीक था, तो जबकि कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मोर ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड है, और आई थिंक ये कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में भी आ चुका है ज्योग्राफी में। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड्स। एक्चुअली इसकी, अब देखिए, इसकी पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है, और ये क्वेश्चन प्योर नॉलेज का है। आपने अगर ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा है ना, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। इसमें कोई आप ट्रिक्स वगैरह वो सब नहीं सोच सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन रीजन बेस्ड वाला आंसर क्वेश्चन है, रीजन बेस्ड। ठीक है, 47 क्वेश्चन भी जनवरी, ये जो उन्होंने पूछा है, इन जनवरी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू आ चुका है, 2-3 साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था आइसोथर्म्स पे, और वो इस जो सेम कंसेप्ट नॉलेज है वो यहीं पे यूज होगी, और ये प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी की। ठीक है, इसका आंसर है ए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, ये 3 स्टेटमेंट वाला, इसमें आप अपनी जो कॉमन सेंस और जो ट्रिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, रॉक्स के ऊपर जो वाटर का इफेक्ट होता है, चौक इज नोन एज वेरी परमिएबल रॉक। परमिएबल रॉक वो होती है जिसमें से वाटर आ जा सकता है। वेयर क्ले इज नोन एज क्वाइट एंड इम्परमिएबल और लेस परमिएबल रॉक, और जो क्ले है उसमें वो कम परमिएबल है। ठीक है, उसमें पानी इजिली पास नहीं हो पाता। ठीक है, ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट ठीक है, ये एग्जामिनर दे रखी है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, चौक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, पोरस वो होगा तो इसका मतलब वो जिसमें जो पोरस क्या होता है, जैसे कोई ये सब्सटेंस है, ठीक है, मटेरियल में कुछ भी है, इसमें जो ग्रेन साइज वगैरह है, इनमें स्पेस है आखिर बीच में, तो यहाँ पे ये वाटर को आराम से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। अब देखिए, एट ऑल मतलब कि क्ले बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 0.1% भी नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एन इम्परमिएबल और लिस्ट परमिएबल रॉक। लिस्ट परमिएबल यानी कि थोड़ा बहुत तो पोरस वो है ही, चाहे 1% हो चाहे 0.5% हो, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत तो है ही ना। लेकिन यहाँ पे ऑल हो गया, इस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है गलत, और इससे हमारा ऑप्शन आंसर आ गया सीधा सी। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इसकी गलत है। अब आते हैं 49 क्वेश्चन पे। विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब देखिए एवरीवेयर, अगर नॉर्मली देखें हम लोग, ये एक एक्सट्रीम वर्ड में आता है कि भी एवरीवेयर, बट अगर आप थोड़ा नॉलेज भी यूज करोगे तो देखिए कि कहीं पे भी अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नॉर्मली क्या काम करता है, हीट को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है। नॉर्मली आपने ज्योग्राफी में ये जो क्लाइमेटोलॉजी में हीट बैलेंस वाला वो चार्ट वो मैप पढ़ा होगा, ये वही उसमें यूज हुआ है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो नॉर्मली बात है, हर जगह पॉसिबल है कि टेम्परेचर कम होगा, काफी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होगा। सेकंड स्टेटमेंट, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन अवर प्लेनेट एवरेज टेम्परेचर। है नॉर्मल बात, अभी नॉर्मली ज्योग्राफी में हर कोई पढ़ता है। ठीक है, ये इसी का जस्टिफिकेशन भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक CO2 एंड particularly good at absorbing and trapping। हाँ, तो यार कोई पढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर, ये CO2 एब्जॉर्ब करती है, तो इसका आंसर सी, तीनों ठीक। डिफरेंट मैंने 8 अलग अलग इंस्टीट्यूट से मैच किए थे कुछ क्वेश्चन जिनमें डाउट था, तो 5 इंस्टीट्यूट्स के आंसर के हिसाब से मेरा ये आंसर ठीक था, इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक है, और 3 इंस्टीट्यूट के हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ सेकंड और थर्ड ठीक है। बट वो ऑफिशियली यूपीएससी आंसर किसी पता चलेगा, बट अगर आपको ये लॉजिक यूज करना तो इसमें ये यूज करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम का। अब ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर। तो गोकुल मिशन हमें पता होगा कि मार्जिनल जानवरों के लिए, उनके लिए लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, तो ये नॉर्मल एक जनरल स्टेटमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, तो हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन ए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि
मैं बफेलो का इसमें गलत मार गया फैक्ट समझ के भी, भाई ये सिर्फ ये बफेलो उसके लिए नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको गलत मार दिया, बट ये कैटल और बफेलो दोनों के लिए था, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, तो अब आते हैं 51 क्वेश्चन। ये देखिए 51 क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट आपका लक्ष्मीकांत से है। ठीक है, और पॉलिटी के मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी, अगर आप वहाँ पे एलिमिनेशन के बेस पे जाते हो तो वो अच्छी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, वहाँ पे आप फैक्ट और जो ट्रिक्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको आइडिया होना ही चाहिए सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट इसकी गलत है, लक्ष्मीकांत में जो पंचायत का चैप्टर उसमें डायरेक्ट लिखी हुई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए 52 बीमस्टेक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, चारों फैक्चुअल है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट टिल जनवरी 2025। हाँ, बीमस्टेक हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में पड़ता है, न्यूज में भी थी, इसके 7 मेंबर हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999। फैक्ट है, मे बी कोई और डिक्लेरेशन हो, गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है भाई। थर्ड, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स। अब जरूरी थोड़ी ना कि ये सारे फाउंडिंग मेंबर स्टेट हो, कोई एक दो बाद में भी ऐड हुआ, आई थिंक इसमें श्रीलंका और नेपाल में भी कोई बाद में ऐड हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत। इन बीमस्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, तो ये क्वेश्चन फैक्ट है। अब देखिए नॉर्मली रूल बोलता है 4 फैक्चुअल हो उसमें 2 पे आपको जाना है, तो मैं यहीं पे मैं श्योर था कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो मैं गया था फर्स्ट और फोर्थ पे, क्योंकि सेकंड फैक्चुअल थी, मुझे लगा इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैंने इसको कट कर दिया था। ठीक है, बट इसका आंसर एक्चुअली डी है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे भी जो ट्रिक और रूल है वो फेल किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 53rd क्वेश्चन पे, वो अमॉन्ग्स द फ्लोइंग आर मेंबर ऑफ जूरी टू सेलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। अब देखिए इसमें मैंने वही सेम चीज़ फॉलो की, 4 पे 2। देखिए यहाँ पे नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन तो हम लोग लेते ही हैं, ताकि वो एक बैलेंस बना रहे, बायस्ड ना हो। ठीक है, डेमोक्रेसी का यही रूल होता है कि भाई आपको जो अपोजिशन लीडर है उसको भी जगह देनी पड़ती है। अब मुझे डाउट था कि, तो इसलिए मैंने इस पे गया था ए पे 2 और 4 पे, बट चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुझे आइडिया नहीं था कि हाँ भाई ये भी हो सकते हैं नहीं प्राइज वगैरह में, बट इसका आंसर है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी है इसके जूरी में गांधी पीस प्राइज के लिए, तो इसका आंसर सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक, सी ऑप्शन इसका आंसर है। यहाँ पे मेरा रूल फेल कर गया था 4 में से 2, तो यहाँ आप देख सकते हो इन 2 क्वेश्चन में सॉरी गाइस, इन 2 क्वेश्चन में ये रूल फेल किया, बट ऊपर वाले जो आईआर के क्वेश्चन थे, जो मैप वाले थे, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन थे, उनमें ये रूल काम किया। तो यही चीज़ है, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को या तो आप छोड़ के आते, अनलेस आपको नॉलेज बेस्ड पे आप आंसर तक पहुंच रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये जो 6 क्वेश्चन है इनको आप छोड़ के आते। ठीक है, कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 0, बट आपने इस पर लगाई ट्रिक्स, 6 में से आपके 2 क्वेश्चन राइट हो गए और 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 4 क्वेश्चन राइट हो गए, तो ओवरऑल आप काफ़ी प्लस में ही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54th। तो 54th क्वेश्चन में पूछा है जो गगन है हमारे इंडिया का है जो, उसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैंने रूल बताया था, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, उनमें मैक्सिमम स्टेटमेंट नॉर्मली ठीक होती हैं, क्योंकि अगर सपोज वो आज नहीं कर पाए वो टेक्नोलॉजी, तो मे भी फ्यूचर में तो कर सकती है, फ्यूचर को तो किसी को नहीं पता। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें देखिए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। हाँ, कोई भी जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है या न्यू कोई भी हम लोग प्रोग्राम या इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, तो वो एज़ कम्पेयर टू पास्ट अच्छा होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो ये जनरल स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन बताती भी इसके बारे में, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ठीक। सेकंड स्टेटमेंट, इट विल अलो मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब देखिए इन्होंने बोला इट विल अलो, मे भी सपोज अगर अभी नहीं करता मान लेते हैं, तो क्या आप श्योर हो कि ये जो गगन है फ्यूचर में ऐसा ट्रैफिक मैनेजमेंट को नहीं कर पाएगा अच्छी क्वालिटी में? फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता, तो जो टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें फ्यूचर के रिगार्डिंग अगर उन्होंने कुछ पूछा है तो वो हम हमेशा ठीक लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जस्ट आप देखिए कि जो सपोज रोडवेज में हेल्प करता है, रेलवे में हेल्प करता है, तो एविएशन में क्यों नहीं करेगा? आप खुद सोच के देखिएगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, एग्जामिनर ने जस्ट एक स्टेटमेंट रॉन्ग बनानी थी, तो उसने क्या सोचा कि हाँ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, 2 में देता है, तीसरे थर्ड जो एविएशन है उसमें सपोज नहीं देता है, इसलिए उन्होंने ओनली का वर्ड कर दिया, और ओनली एक्सट्रीम वर्ड है हम देखते भी हैं, तो ये हो गया गलत। तो इसका आंसर आ गया डी। 55th क्वेश्चन है AI एक्शन समिट, जो पेरिस में हुआ था 2025 में। तो देखिए फर्स्ट है कि इसको को चेयर किया था इंडिया ने, और ये जो पास्ट में ऐसे इनिशिएटिव है ना उनसे इंस्पायर होकर उन पे आगे था, ये एडवांस था उनका। जैसे जो ब्लैक क्ले पार्क समिट हुआ था 2023 में, और सियोल समिट हुआ था 2024 में। ठीक है,
और सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अलोंग विद अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके आल्सो साइंड द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। तो देखिए दो स्टेटमेंट है, दोनों में कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने मतलब एप्लीकेशन बेस्ड वो क्वेश्चन नहीं है, फैक्चुअल टाइप की है। अब एक रूल होता है, अगर एग्जामिनर ने कोई ऐसे फैक्ट या स्टेटमेंट पूछी है जो याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट टू रिमेंबर हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब देखिए आप कितने सबमिट और कौन कैसे याद रखोगे, वो स्टेटमेंट नॉर्मली ठीक देता है एग्जामिनर, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो हम इस पर दूसरा ट्रिक फॉलो करते हैं, दूसरा एलिमिनेशन टेक्निक, कि दो स्टेटमेंट में से देखिए कि कौन सी एग्जामिनर के लिए गलत करनी आसान हो सकती है, क्योंकि दोनों तो एग्जामिनर ठीक देगा नहीं ना, इधर वन नोट टू का तो बहुत रेयर ऑप्शन चांसेस होते हैं ठीक होने के। तो देखिए दूसरी स्टेटमेंट पढ़ के देखिए, अलोंग विद अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके आल्सो साइंड द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। ये स्टेटमेंट एग्जामिनर के लिए गलत करना आसान है, जनरली कंट्रीज के साथ एग्जामिनर खेलता है। और यहाँ पे सबमिट है, नॉर्मली 2 सबमिट हुए थे, वो उन्होंने बताए थे। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो एक्ट्स होते हैं उनके ईयर और सबमिट के ईयर वो एग्जामिनर गलत नहीं देता है। एक्ट में जैसे कि वो सती एक्ट था जो हमारा आया था, या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ईयर हो गया, ऐसे कोई भी एक्ट है उनके एग्जाम जो ईयर लिखे होंगे ना वो हमेशा ठीक होते हैं, ऐसे ही सबमिट्स के ईयर, ठीक है, तो वो एग्जामिनर ठीक देता है। तो इसमें आप इनको 2023 2024 को फैक्ट कंसीडर करके गलत मत कर दीजिएगा, डाटा समझ के, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, कंट्री के नाम है, ये स्टेटमेंट को गलत करना आसान था, इसलिए एग्जामिनर ने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया है। अब हम लोग करते हैं 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन देखो, मैच द फ्लोइंग है, ये 4 का 2 का रूल मैंने बताया था, बट इसमें रूल फेल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन हमारे गलत भी होंगे जिनमें रूल काम नहीं करेगा, तो इसका आंसर आएगा डी। ये इसमें चारों एक्चुअली ठीक थे। 57 क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स का है, उस टाइम ब्रिक्स काफ़ी न्यूज़ में था, आपको जरूर पढ़ा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि अगर इसको कैसे करना है। ये 16th फर्स्ट स्टेटमेंट है, 16th ब्रिक्स समिट जो रशिया की चेयरशिप में हुआ था कजान में, ठीक है। यहाँ पे 16th फैक्ट है, अभी क्या पता भाई ये 15th हो, क्या पता 17th हो, यहाँ एग्जामिनर के लिए बदलना आसान है, तो भी स्टेटमेंट को होल्ड पे रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इंडोनेशिया हैज़ बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। हाँ, ये नॉलेज का था भाई, करंट में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, अगर आपने बेसिक भी उस टाइम थोड़े भी अपडेट रहे हो तो ये स्टेटमेंट आप आराम से ठीक कर दोगे। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, जो उसकी थीम थी ना 16th ब्रिक्स समिट की, अब देखिए आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, एग्जामिनर 2 ये देगा ना, तो नॉर्मली एग्जामिनर ठीक ही दिया एग्जामिनर ने, जो सबमिट का ये जो 16th हुआ था ना, 16th सबमिट ही था ये। फिर भी अगर सपोज आप ऐसे कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, जो थीम है वो थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में हम लोग कंफ्यूज है कि भाई कौन सी ठीक करें, क्योंकि तीनों तो ठीक है नहीं, कोई स्टेटमेंट भी नहीं है जिसमें 1 2 और 3 ऑल ठीक हो, और फैक्ट है कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने गलत की भी होंगी, अनलेस आप ये नियम याद रखिएगा, अनलेस जो कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो ना, तो और नॉर्मली बाकी अगर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में ना कुछ ना कुछ स्टेटमेंट एग्जामिनर पक्का गलत देगा ही देगा, सारी ना तो सारी स्टेटमेंट ठीक देगा ना सारी स्टेटमेंट गलत देगा। ये जो ऑल और नन है ना, एक्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में साइंस एंड टेक के जो आते हैं उनमें इनकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है। तो ऐसे स्टेटमेंट में आपको ये देखना है कि मैं कौन सी स्टेटमेंट को गलत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन में इसकी जो थीम है वो एग्जामिनर ने गलत दी है, इसको मैं आपको कोरिलेट करता हूँ जो पास्ट हमारा PYQ था 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था समर ओलंपिक्स के मोटो पर, उन्होंने वहाँ जो मोटो था वो गलत दिया था, तो उसी क्वेश्चन से मैंने सोचा था कि हाँ थीम मोटो ये एग्जामिनर नॉर्मली गलत दे सकता है, तो इसमें इन्होंने थीम ही गलत दी थी। और इसका जो मल्टीकल्चरलिज्म है, एक सेकंड ट्रिक्स और जो आप आइडिया कि IR का क्वेश्चन है, IR में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, जनरली मल्टीलेटरलिज्म देखते हैं। मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है कि भाई जहाँ पे पावर किसी जो डिसीजन लेने की जो पावर अथॉरिटी है वो किसी एक ब्लॉक मतलब या एक कंट्री के अंडर ना हो, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज हैं वो सब अपनी आवाज़ अपने कंसर्न्स और अपने डिसीजन ले सकें, वो होता है मल्टीलेटरलिज्म। तो और ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया मल्टीकल्चरलिज्म, तो यहाँ वर्ड के साथ इंटरप्ले करती है यूपीएससी वर्ड को बदलना, तो ठीक है यहाँ ये किया था, तो ये ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हो। इसका आंसर है A 1 और 2, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। 58th क्वेश्चन डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से था और इसका आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो कि 4 नॉर्मली स्टेटमेंट है तो 4 में से एग्जामिनर सीधा 2 पे गया हुआ नहीं भाई, अगर आप हर ऐसे ये ट्रिक्स लगाओगे ना तो कोई फायदा नहीं है। ये ट्रिक तब लगती है जब सपोज आप ओनली 2 और ओनली 3 में कंफ्यूज हो, आप इनमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं ओनली 2 पे जाऊँ या ओनली 3 पे, तो यहाँ पे आप ट्रिक फॉलो कर सकते हो कि 5 का 3 4 का 2 ऐसे स्टेटमेंट में, ठीक है। वरना ये डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड होते हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन है मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं, तो इसमें आपकी नॉलेज ही काम आएगी, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। 59th क्वेश्चन और 60th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फ्रॉम स्पोर्ट्स, ठीक है। एवरी ईयर
from past 2 to 3 years, UPSC focus are now shifting toward sports, defense, security क्वेश्चंस पर। तो आप प्लीज़ उस पर भी अपना 2026 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, तो अपने जो वेपन्स वगैरह का शोकेस किया था इंडिया ने, उन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप है जो हमारा ये हुआ था, तो ये इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली, इंडिया। भी होल्ड कर सकते हैं, मे बी कंट्री का नाम है चेंज, प्लेस का नाम है चेंज करना आसान है एग्जामिनर के लिए। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया की जो मेन टीम है उसने नेपाल को इस स्कोर से हरा दिया था। थर्ड स्टेटमेंट है, जो इंडिया की वुमेन टीम है उसने नेपाल को इस स्कोर से हरा दिया था। अब एक रूल है कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हो, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट में अगर किन्हीं 2 स्टेटमेंट में फैक्ट डाटा वगैरह दे रखा हो, तो वहाँ पे एक ठीक होगी, एक गलत होगी। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक मैंने फॉलो किया था, बट इसमें क्या है कि मेरे गलत हो गया था। ठीक है, इसमें ये दोनों स्टेटमेंट एग्जामिनर ने गलत दे दी और इसका आंसर है सिर्फ ए। और आप खुद सोचिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी स्कोर याद करना कि भाई हाँ ये टीम जीती थी तो किसने कितना स्कोर किया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनर ने स्कोर बदल दिया था, ये भी एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पे वर्ड चेंज कर दिया था, यहाँ पे एग्जामिनर आपस में स्कोर और वो सब भी बदल देता है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया था। तो इसका आंसर ए है। यहाँ पे जो मैंने जो ट्रिक सोची थी वो काम नहीं आई है। उसके बाद 60th क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो फाइनल्स ऑफ 45th चेस ओलंपियाड 2024 में हुआ था, वहाँ पे जो गुकेश थे वर्ल्ड यंगेस्ट विनर बने, रशियन प्लेयर के जो प्लेयर का नाम है, इनको हराने के बाद। और सेकंड स्टेटमेंट है, अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों में कहीं ना कहीं फैक्ट और वो सब है, तो दोनों तो एग्जाम ने ठीक नहीं दी नहीं होंगी और दोनों गलत भी नहीं दी होंगी। तो कोई एक ठीक है, कोई एक गलत। आपको पता करना कि कौन सी गलत करना आसान है एग्जामिनर के लिए। ठीक है, वो आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है यहाँ पे। अब देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में 45th, एक तो ये फैक्ट है, दूसरा रशियन प्लेयर, तीसरा फैक्ट रशियन प्लेयर का जो नाम है। ठीक है, यहाँ पे 3 फैक्ट हैं, तो एग्जामिनर के लिए बदलने आसान है कि तीनों में से क्या पता रशिया कि जगह किसी और कंट्री का प्लेयर हो, क्या पता ये नाम कोई और हो, क्या पता 45th नहीं तो कोई और 46th हो, 44th हो, या कोई भी हो, कौन सा ओलंपियाड हो। और सेकंड स्टेटमेंट में अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्ट है। तो ऊपर एग्जामिनर के लिए फैक्ट बदलना आसान है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ठीक है। यहीं पे एग्जामिनर ने आई थिंक कंट्री का या प्लेयर का नेम कुछ चेंज किया था वहाँ पे, बट मैंने भी देखो ऑप्शन काट दिया था, बट यहाँ मार्क में ओनली ए कराया। ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है, मुझसे हो गई थी ये। ठीक है, आप ध्यान करने का, ये मिस्टेक रिपीट मत कीजिएगा। समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की गलती से सीखता है, ना कि खुद गलती करके सीखता है। तो आप भी समझदार बनिएगा। 61st क्वेश्चन, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि कुछ रेयर एलिमेंट्स है उन फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट आई थिंक 17 होते हैं जितना मुझे याद है। तो सम वर्ड है और पूछा कि कुछ एलिमेंट्स हैं उनमें ये वो यूज होते हैं फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर्स बनाने में। तो आपको सोच के देखेगा, क्या एग्जामिनर ने जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, क्या वो हर एलिमेंट की एवरी प्रॉपर्टी को स्टडी किया है कि भाई हाँ ये यूज़ नहीं होते हैं? क्या एग्जामिनर ने डिटेल में देखा है कि भी जो जितनी भी टेलीविजन स्क्रीन मॉनिटर है उनमें कौन कौन से एलिमेंट मिनरल्स वगैरह वो सब यूज़ होते हैं? नहीं ना। तो ये एक नॉर्मली एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट है। और ये खुद सोच के देखिएगा, अभी इतने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं तो उनकी एप्लीकेशन इतनी वाइडर है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती वो यूज़? तो पहली स्टेटमेंट ठीक। और यहाँ पे इन्होंने सम पूछा है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि ऑल या फिर ओनली वन, ऐसी कोई एक्सट्रीम वर्ड स्टेट नहीं लिखी, इन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट बनाई है सम के साथ, तो ये ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। हाँ, उनमें ये प्रॉपर्टी है तभी तो वो यूज होते हैं टेलीविजन स्क्रीन और मॉनिटर्स बनाने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है और इसका आंसर है ए। 62nd क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियन रेलवे का जो नेशनल रेलवे प्लान है उसमें फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028, मैंने आपको बताया था सबमिट और एक्ट्स के साथ जो ईयर लिखे होते हैं ना वो कभी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्होंने जस्ट एक प्लान है, जैसे कि इंडिया का नेट जीरो का है 2070 तक और डेवलप्ड कंट्री का है 2047 तक, तो यहाँ पे ये एग्जामिनर ईयर बदल सकता है, उसी प्रकार ये ईयर का भी बदलने की हाई प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क करिए। सेकंड स्टेटमेंट, जो कवच हमारा जो सिस्टम है वो हमने जर्मनी से लिया है, कंट्री का नाम है, यहाँ भी बदलना आसान है, क्या पता फ्रांस हो, ब्रिटेन या कुछ और हो। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, ये जो सिस्टम यूज करते हैं ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। उस टाइम रेल एक्सीडेंट्स भी काफ़ी हुए थे और
ये कवच के रिगार्डिंग बहुत सारी बात चल रही थी, और वहाँ पे अगर आप थोड़े बहुत भी अवेयर करंट का कुछ भी पढ़ा है तो वहाँ पे आपको पता होगा ये RFID ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है ठीक। अब देखिए एग्जामिनर ने पूछा है नोट करेक्ट। काफ़ी बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि नोट पर ध्यान ही नहीं देते, जस्ट वो कंसीडर मान लेते हैं कि और क्वेश्चंस में करेक्ट पूछा ना तो इसमें भी यही पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऐसे फिर आंसर गलत मार्क कर देते हैं। आपको ऐसी चीज़ें गलती नहीं करनी है, और यूपीएससी आपको हाईलाइटेड करके भी देती है नोट, बट वो ये कन्फ्यूजन और एग्जाम प्रेशर में ये सब ध्यान नहीं रहता और बच्चे गलती कर जाते हैं, और एक ये क्वेश्चन मायने रखता है, ठीक है। तो ये गलती अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए पहला फैक्चुअल, इसको भी बदलना आसान, जर्मनी इसको भी बदलना आसान, ठीक है। कवच सिस्टम, ये थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक होती हमारा सीधा आंसर आ गया ए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिएगा आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, एग्जामिनर है ना कहीं ना कुछ ऐसा हिंट देता है कि अगर आप एक क्वेश्चन तक भी स्टेटमेंट तक भी पहुंच गए ना तो आप सीधा आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। आपको जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन ही पता होना चाहिए। तो यूपीएससी मोर ऑफ गेम ऑफ एलिमिनेशन है, आपको एलिमिनेट करना है गलत स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 63rd क्वेश्चन ये पूछा है स्पेस मिशन के रिगार्डिंग। अब देखिए एक्जियम 4, स्पेडेक्स और गगनयान, ये 3 जो स्पेस मिशन है, क्वेश्चन है कि इनमें से हाउ मेनी ऑफ देम अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। एनकरेज और सपोर्ट, भाई एनकरेज तो यार कुछ भी कर सकते हैं, स्पेस के मिशन है, और माइक्रोग्रेविटी जो रिसर्च हम लोग ये स्पेस में ही करते हैं। तो अगर ये मिशन इसको एनकरेज और सपोर्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेगा भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है नॉर्मली। तो इसके ये ऑल 3। ऐसा ही एक कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ने PYQ पास्ट ईयर भी पूछा है सेम, कि एनकरेज करना कि साइंटिस्ट, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना तब देख लेंगे। 2021 और 2023 के बीच में ही पूछा है वो क्वेश्चन भी, इस टाइप का कि साइंटिस्ट एनकरेज करते हैं सपोर्ट करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो 63rd क्वेश्चन हो गया। 64th क्वेश्चन डिफेंस का है, एयरक्राफ्ट टाइप पूछा है और उसका डिस्क्रिप्शन पूछा है। ये मोर ऑफ थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आप कोई ट्रिक्स वगैरह फॉलो नहीं कर सकते, और जो 3 मैच द फॉलोइंग है ना, इनकी मैंने अभी कोई ट्रिक बताई नहीं है, इनका मैं लास्ट में बता दूंगा सोल्व करने का तरीका, ठीक है। अभी सारे एक बार पेपर डिस्कस करने के बाद। 65th क्वेश्चन ये आर्टिफिशियल जो रेनफॉल करने का उसमें क्या यूज़ होता है, ये भी प्योर नॉलेज बेस्ड था। इसका आंसर ए है, मैंने पता नहीं बी क्या सोच के लगाया था, बट मेरी शायद उस टाइम जो समझ पाया मैं वही था, मेरा गलत हो गया था। 66 क्वेश्चन है प्रेसिडेंट डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से, इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत है, प्रेसिडेंट एडवाइस पे ही काम करता है, और इसका आंसर है ए। 67th क्वेश्चन भी डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से है, इसको आपकी नॉलेज होनी चाहिए, इसका आंसर है सी। क्योंकि मैं देखो आपको पॉलिटी में एक रूल काम करता है, डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा कहीं लिखा मिले तो वो नॉर्मली गलत होता है, ये आप रूल याद रखिएगा। यहाँ पे वही चीज़ फॉलो हुई है, अगर आप कोई इस क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है फिर भी आप अटेम्प्ट करना चाहो तो ये रूल फॉलो कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होती है, तो इसकी सेकंड स्टेटमेंट गलत, इसका आंसर है सी। 68th क्वेश्चन देखिए, इफ ये भी है डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल हैव बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कौन देखता है, हमारे स्पीकर सर देखते हैं, ना कि प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे डिफाइन नहीं है, डिफाइन तो डेफिनेटली गलत होता। अगर इन्होंने लिखा ना देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टी तो ठीक होता कि भाई यहाँ डिफाइन है ही नहीं, लेकिन उन्होंने जस्ट मेंशन है। अब यार देखिए हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का, तो कहीं ना कहीं तो यार जस्ट मेंशन कर दिया होगा ना उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी। तो ये मेंशन ही किया है, जब जो 10th शेड्यूल में अमेंडमेंट किया था ना कि भाई 2/3 आई थिंक मेजोरिटी है, वो मेंबर अपनी पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, तो वहाँ पे मेंशन है पॉलिटिकल पार्टी का वर्ड। तो इसका आंसर है डी, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत। और ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है, इसमें आपको पढ़ाई नॉलेज ही होनी चाहिए तो ही फायदा है, इतनी बेसिक तो आप एक्सपेक्ट करती है आपसे यूपीएससी, ठीक है। 69th क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है या नहीं माइनर मिनरल्स जो उनके टेरिटरी के अंदर आती है। ये क्वेश्चन भाई 2015 से लेके 2025 का मिला के 3 to 4 टाइम रिपीट हुआ, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन PYQ में, तो इसलिए आपको PYQ डिटेल से करने, वहाँ से क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। इसका आंसर है डी। अब 17th क्वेश्चन देखिएगा, हाँ 17th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एनेक्टेड नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। जनरली ये न्यूज़ में था, यूरोपियन यूनियन ही, आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप एक ट्रिक्स है मैं आपको बता देता हूँ। यूरोपियन यूनियन, अरुणाचल प्रदेश, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, और अशोका, अकबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं जहाँ पे ये वर्ड मेंशन होना मैक्सिमम टाइम आंसर वही होता है, ठीक है।
ये मैं आपको, हम जो PY को डिस्कस करेंगे वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर इसमें आप एक ट्रिक और अलग से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने पूछा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो लॉ है इसको अप्लाई किया है। अब और लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक का मोर ऑफ मॉनेटरी इश्यूज हैं उनको हैंडल करना है वर्ल्ड बैंक। OECD भी जो कंट्रीज़ का है मोर ऑफ जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज को हैंडल करती है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी थोड़ा फूड सिक्योरिटी और उसके रिगार्डिंग है। एक यूरोपियन यूनियन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी इन्वायरमेंट पे और इन सब चीज़ों पे भी लाभ बना सकती है। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन के ऊपर जा सकते थे। यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो वाइडर पावर होती है ना कि सभी कंट्रीज के जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं उनके इन्वायरमेंट इशू, इकोनॉमिक या और डिफरेंट इशूज़ के ऊपर कानून वगैरह बनाना वो यूरोपियन यूनियन कर सकती है। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोच सकते थे। 71st क्वेश्चन इकोनॉमी का है। अगर आपको नॉलेज है डेफिसिट वगैरह की, वो फॉर्मूले याद है और बेसिक है, ये आपको होना भी चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब हम लोग फिजिकल डेफिसिट वगैरह पढ़ते हैं ना उसमें नॉर्मली लिखा होता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। अगर आपको बेसिक आइडिया तो आप नॉर्मल मैथ यूज हुआ इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इसका आंसर आप आ सकते थे। इसका आंसर है डी, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं फॉलो कर सकते। अब ये देखिए 72nd क्वेश्चन, इसमें पूछा है इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। हाँ, ये सबको पता है, ठीक है। इसका एक्चुअली आंसर कोई इंस्टीट्यूट ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, ठीक है। विजन के हिसाब से इसका आंसर ए है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर ए ही बताया। बाकी हम लोग यूपीएससी का देखते हैं कि यूपीएससी इसका ऑफिशियल आंसर क्या देती है। इसका आंसर ए है। INST सबको पता होना चाहिए, सेंट्रल एशिया टू यूरोप है वाया ईरान इंडिया का, ठीक है। 73rd क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हैं, वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड USA, द फॉर्मर प्रोड्यूस मोर इथेनॉल देन लेटर, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट, अनलाइक USA जहाँ पे जो इथेनॉल के लिए जो प्राइमरी है वो कॉर्न यूज़ करते हैं और जहाँ जो ब्राज़ील है वहाँ पे हम लोग शुगर केन यूज़ करते हैं। देखिए आप लोग सबको पता होगा कि ब्राज़ील लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है और शुगर केन से हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है। और USA में कौन ज़्यादा होती हैं तो USA कौन के थ्रू कर सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, यहाँ पे चेंज करना आसान है। क्या पता इन्होंने लिखा है कि ब्राज़ील ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू USA। क्या पता USA ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील। तो यहाँ इस स्टेटमेंट के गलत होने के ज़्यादा चांस है ना, चेंज करना आसान है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। और ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि ब्राज़ील शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो फिर इथेनॉल भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसके कंपेयर में। मतलब ब्राज़ील में शुगर केन के थ्रू प्रोड्यूस करता है और USA वो अपना कॉर्न के थ्रू इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है, सेकंड इसकी राइट है। नॉर्मली ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते ना, जो साइंस और उनके छोड़ के, इन क्वेश्चन में एग्जामिनर कोई ना कोई एक स्टेटमेंट गलत कहीं ना कहीं बनाता ही है और आपको वो सोचना है कि हाँ एग्जामिनर के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत बनाना आसान है, ठीक है। और ये आप जब मल्टीपल टाइम्स PYQ को प्रैक्टिस करोगे ना, आपका माइंडसेट वैसे अपने आप तैयार हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस एग्जामिनर में यहाँ पे गलती कोई होगी, स्टेटमेंट को गलत बनाया होगा। अब करते हैं 74th क्वेश्चन। ये वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट वगैरह थी, वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड 35 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी इसका इंप्लीकेशन होगा, उस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया है कि इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशन होंगे। तो पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू परस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। हाँ, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। अभी कोई भी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि ह्यूमंस, प्लांट्स, इंसेक्ट, इम्पैक्ट हर किसी की हेल्थ पे होता ही है, इफेक्ट होते ही हैं वो। ये जनरल स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन था कि फ्लडिंग है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्या ड्रॉट्स भी होगा, बट काफ़ी इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर की में भी C बोथ 1 और 2 को आंसर माना है। और मैंने भी इसको ये लगाया था कि हाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसमें एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं। ड्रॉट भी एक एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स है जो हो सकता है, फ्लडिंग भी हो सकती है। ड्रॉट्स क्यों नहीं हो सकता है, किसी एक एरिया में फ्लडिंग हो तो मे भी शायद किसी और एरिया में ड्रॉट हो सकता है। तो इसके बेसिस पे नॉर्मल इसका C आंसर था। बाकी देखते हैं UPSC इसका क्या आंसर देती है। काफ़ी इंस्टीट्यूट ने भी इसका आंसर C ही दिया है। 75th क्वेश्चन है, वो भी इकोनॉमी का है। प्राइमरी डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है ना फिजिकल डेफिसिट वाला, ये भी आप नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके सीधा आंसर पे आप आराम से आ जाओगे, ठीक है। और ये प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। 76th क्वेश्चन ये है जो 15th फाइनेंस कमीशन हुआ था उनकी रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग। नॉर्मली आप हर किसी को पता होगा कि 45% नहीं, आई थिंक 41% था। तो सेकंड स्टेटमेंट आप ऐसे गलत कर दोगे, सीधा आंसर पे आ जाओगे।
ठीक है, वरना इसमें आप फैक्ट देखोगे और वो सब तो कंफ्यूज हो जाओगे, और हर बच्चा ही पढ़ता ही है 15 फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी, तो इससे इसका आंसर आपसे हो जाएगा आराम से सोल्व। 77 क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, जिन भी बच्चों ने तैयारी की थी उन्होंने नॉर्मली पढ़ा होगा भी क्या IBRD है, कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें। अब देखिए कि आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को कैसे और लॉजिक से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड लोन्स एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्रीज। हाँ, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये बैंक है, तो बैंक का तो काम ही है लोन और वो सब प्रोवाइड करना। तो पहली स्टेटमेंट हम लोग ठीक, जनरल स्टेटमेंट है, कुछ एक्सट्रीम नहीं लगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। सिंगल हैंडेडली पढ़ते ही आपको नहीं लगा थोड़ा हाँ एक एक्सट्रीम है वर्ड है? एग्जामिनर ने जस्ट इसको ऐड किया स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए। ये जस्ट आप मल्टीपल टाइम जब PYQ को एनालिसिस करोगे ना, तभी ये चीज़ आप सीख पाओगे एग्जाम से। तो ये जो वर्ड है ना सिंगल हैंडेडली, ये स्टेटमेंट को गलत बना देता है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, NGO, कोई भी बैंक, वो सब सिंगल हैंडेडली तो कोई काम करता ही नहीं है ना, मिल बांट के सब काम करते हैं। हम लोग NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सबका पार्टिसिपेशन देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत, इसने इसको एक्सट्रीम बना दिया। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत होते ही सीधा आंसर आ गया, ठीक है। 78 क्वेश्चन है इकोनॉमी का, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं। अगर RTGS और NEFT, अगर इसको आपकी फुल फॉर्म ही नहीं पता है ना, तो आप ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे, नॉट इवन विद कॉमन सेंस, ठीक है। तो ये रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट और न्यू NEFT का आई थिंक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इस टाइप से कुछ है। नेशनल का देख लीजिएगा, N के क्या है वो मुझे भी याद नहीं है। तो देखिए, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट नाम से ही हो रहा है कि तुरंत उसी टाइम सेटल कर देते थे। सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस वाइल इन केस ऑफ NEFT इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट। हाँ, तो यही तो है रियल टाइम, यानी कि उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली ही। तो पहली स्टेटमेंट ठीक, थर्ड ऑप्शन कट गया। अब देखिए, इन स्टेटमेंट में कोई तो गलत होगी, तीनों स्टेटमेंट तक एग्जामिनर ठीक देगा नहीं। इन RTGS, वैसे क्वेश्चन मोर ऑफ थोड़ा नॉलेज बेस्ड था। इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन वाइल डेट इज नॉट द केस फॉर NEFT, ठीक है। जहाँ पे ये भी एक रूल है UPSC का, जहाँ पे लिख दे कि फॉर दिस एंड नॉट फॉर दिस, तो ये स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होती है, ठीक है। इसमें ऐसे ही किया है कि RTGS तो ये करता है वाइल नॉट फॉर NEFT के लिए, तो ये स्टेटमेंट है गलत। थर्ड, ऑपरेटिंग आवर फॉर RTGS आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज वाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर। अगर भाई रियल टाइम के लिए, तो इसके लिए क्यों नहीं हो सकता? किसी भी दिन के लिए, मे भी कोई स्पेशल डे हो, कोई नेशनल हॉलीडे हो, उस दिन तो हो सकते हैं ना रेस्ट्रिक्टेड, या हो ही ना हो। तो स्टेटमेंट भी ऐसे गलत हो गई, तो इसका आंसर है सिर्फ A। तो ठीक, इसमें ये लॉजिक होगा। देखिए, आप सोच के देखिए कि एग्जामिनर ये फालतू क्यों लिखेगा वाइल डेट इज नॉट द केस, या फिर वाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर NEFT, स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए। और नॉर्मली जो नोट वाली स्टेटमेंट होती है ना, वो एग्जामिनर नोट को ऐड ही करता है गलत बनाने के लिए। ये भी एक ट्रिक है, ये आगे जब डिफरेंट क्वेश्चन हम देखेंगे ना, दूसरे साल के PYQ करेंगे, वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 79 क्वेश्चन, UPI कहाँ का ऐड किया है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था ये उस टाइम, प्योर करंट अफेयर बेस। अगर आपने कोई भी मैगजीन अच्छे से किया तो वहाँ से क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर दोगे। फिर भी अगर सपोज आप कंफ्यूज हो जाओ, नॉर्मली ऑल 5 का होना बहुत कम चांस होते हैं, ऑल 1 तो ऑप्शन है ही नहीं, इनमें से कोई हो सकता था। अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक्स बेस पे जाओ, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ऑल 5 के तो बहुत कम चांस है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको वैसे ये रूल फॉलो करना है, फैक्चुअल है सारा। तो 5 3, अगर 4 होते तो 2 पे जाते, 6 होते तो 4 पे जाते। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 का हम लोग क्या करेंगे 3, और ओनली 3 है B में, और ये इसका आंसर है। 80th क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये स्कीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन हर साल पूछती है UPSC। इट टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल इन द रेजिडेंशियल सेक्टर, ठीक है। 1 करोड़ सोच के मैंने इसकी स्टेटमेंट ये फैक्चुअल मान के इसको गलत किया था 2 3, बट इसका आंसर रीजन की आंसर के हिसाब से D है, तीनों स्टेटमेंट ठीक। ये एक क्वेश्चन ऐसा है शायद जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, फैक्चुअल है, वहाँ पे एग्जामिनर ने तीनों स्टेटमेंट ठीक दिए। अगर ऐसा एक कोई 2 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो नॉर्मल है, इनको आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 81, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, हाँ भाई अमेंड क्यों नहीं कर सकता। एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज ए फंडामेंटल राइट, नहीं भाई, डायरेक्ट लिखा है ऑर्डिनेंस में प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में कि ये सब नहीं कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 123 है आई थिंक ऑर्डिनेंस का। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट, हाँ ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर है C, ठीक है।
प्योर नॉलेज बेस्ड था। अब 82nd क्वेश्चन, ये मैच द फ्लोइंग 3 वाला है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वैसे भी ये आई थिंक मुझे लगता है इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह नॉलेज यूज होगी आपकी। 80 कौन सा क्वेश्चन है, 83rd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग, ये इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल, हाउ मेनी वर एस्टेब्लिश्ड एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिएगा डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से सेंटर स्टेट रिलेशन वाले वो चैप्टर्स नहीं, उनसे है। इंटरस्टेट काउंसिल है, मेंशन है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जनरल काउंसिल भी कहाँ है, तो ओनली सिर्फ ए। इसमें आप लोग कोई ट्रिक नहीं, जस्ट नॉलेज बेस्ड है और आपको पता होना चाहिए, इतना तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकती है। 84th क्वेश्चन, ये भी प्योर नॉलेज बेस्ड था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फेयर द गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन। हाँ, तो गवर्नर की तो 2 डिस्क्रिशन है, जो हमारे गवर्नर हैं स्टेट के, उनकी 2 डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल, वेयर एज अवर प्रेसिडेंट हैज ओनली 1, दैट इज सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लक्ष्मीकांत से और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ठीक। सेकंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन reserve a bill passed by a state legislature for his her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned। नहीं भाई ये गलत है, ऐसा नहीं है, स्टेट भेज के ही वो करता है, तो इसका आंसर है ए, नॉलेज बेस्ड है। 85th क्वेश्चन, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत नॉलेज बेस्ड कि कौन सा प्रोविजन कहाँ पे मेंशन है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, डीपीएसपी में है आर्टिकल 50, वेल्विंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ड्यूटीज, एम्प्लॉयमेंट ये आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट सी, सबसे आसान क्वेश्चन आई थिंक ये। 85th का आंसर है सी। 86th क्वेश्चन देखिएगा, ये भी नॉलेज बेस्ड है और ये मेरा आई थिंक गलत हुआ है, मतलब 8 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आंसर की मैंने मैच की थी, 6 इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से गलत है, 2 के हिसाब से ठीक है, बाकी यूपीएससी देखती है इसका आंसर क्या बताएगा, ठीक है। और ये नॉलेज बेस्ड है, इसमें आप कोई ट्रिक वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो। 87th क्वेश्चन भी 3 मैच द फ्लोइंग है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप याद कर पाओ इतने बोर्ड के कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है। इन क्वेश्चन में नॉर्मली आप ब्लाइंड, अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो ब्लाइंड ट्रिक लगाते हो, तो वो 3 वाला मैं बाद में आपको बता दूंगा बाद, ठीक है, 3 मैच द फ्लोइंग वाला। 88th क्वेश्चन, डायरेक्ट पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, ठीक है। यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल में, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट एंड कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। तो क्वेश्चन है कि फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबव रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर, यानी कि जब अमेंडमेंट करते हैं, अगर पार्लियामेंट इनमें से किसी भी प्रोविजन के ऊपर अमेंडमेंट करे तो स्टेट की भी जो सहमति लेनी होती है वो कौन कौन सी उसमें लेने की जरूरत है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से है, ये भी आपको पढ़ना है। अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है ना, पॉलिटी के जो क्वेश्चन है थोड़े काफ़ी डेप्थ में आने लगे हैं, क्वेश्चन मैक्सिमम 90% से ज़्यादा लक्ष्मीकांत से है, बट वो थोड़े डेप्थ में है, ठीक है। तो इनको कैसे कवर करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। मेन चीज़ है कि ये चीज़ आपको बेसिक है ना, आपके अच्छे से कवर होने चाहिए, तो ही आप इतने क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। हम इतने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं पॉलिटी के, वो जो सारे बेसिक क्वेश्चन अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से किए ना, आप आराम से सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से, गवर्नर ऑफ स्टेट अंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के लिए फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज। हाँ, ये स्टेटमेंट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, और सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए आई थिंक 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। और थर्ड स्टेटमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट सेड इन द हाउस है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से ये, इसका आंसर है डी। इनमें आप कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं भाई, अगर इनमें भी आप ट्रिक्स जाओगे तो पक्का डेफिनेटली गलत करके आओगे, ठीक है। तो 90th क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स। अब देखिए, हाउ मेनी ऑफ अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी इन अवर कंट्री। ये बॉडी है, इनमें से इसके क्या क्या काम है, अब आप खुद सोच के देखिएगा। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस का आइडिया नहीं था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पक्का कंफ्यूजन हो गई होंगे, इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती कि बॉडी की हर फंक्शन को प्रॉपरली उसने याद किया होगा, ठीक है। और चारों इसके आंसर हो भी नहीं सकते हैं, और ओनली 1 की भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे क्वेश्चन में या तो ओनली 2 होगा या ओनली 3 होगा। अब ऐसे क्या जाना है, मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में आपको फॉलो करना रूल 4 पे 2, अगर 5 होता तो 3, अगर 6 होता तो 4। यहाँ पे ये ट्रिक काम आएगी आपकी, ठीक है। तो इसका ओनली 2 और विजन के हिसाब से इन्होंने आंसर यही दिया है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन हो गया। अब 91, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। डायरेक्ट हमारा बेसिक, अगर हिस्ट्री आपने स्पेक्ट्रम या जो भी आपने बेसिक रिसोर्स फॉलो किया वहाँ से डायरेक्ट आया है। ये गांधी जी ने बोला था साल्ट लॉ के टाइम पे, ठीक है। 92nd क्वेश्चन, डांसिंग गर्ल हर किसी को पता है, ब्रोंज। 93rd क्वेश्चन देखिएगा, वो प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू पीपल अरेस्टेड इन आफ्टरमैथ ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट। इस क्वेश्चन में भी भाई
मैंने 2 ऑप्शन तो काट दिए थे, बट इन 2 में मैं कंफ्यूज था, तो इसमें मैंने फिर सी आर दास को ही फॉलो किया था, बट इसका आंसर बी है, ये मेरा गलत हो गया था। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू तो आई थिंक वो जो नहीं था जलियांवाला बाग मास्केर के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे जलियांवाला बाग में, इन डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू के अरेस्ट के उसमें ही कर रहे थे, तो ये तो तब थे, तो ये तो ऑप्शन ऐसे कट गया था। मोहम्मद अली जिन्ना का मैंने ऐसे काटा था कि यार कभी ऐसा सुना पढ़ा नहीं, और मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट थे वे गांधी जी के। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे काट दिया था। अब इन 2 में से मैं सी आर दास पे गया था, बट इसका आंसर है बी। ठीक है, 94th क्वेश्चन, इसमें कोई ट्रिक वगैरह 93rd में शायद ही कोई लग पाएगी, पर ऐसे सोच के आप 50-50 तक तो पहुंच सकते हो। अगर आप में से किसी को और भी कुछ लगे ना कि और सोच के कुछ नया सोच के आप आंसर तक पहुंच सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। 94th क्वेश्चन, हरिजन वर्ड है जो ये हमारे, ये कब मेंशन किया था? पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट में था ना, अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो इशू हुआ था रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, उसके बाद ही फिर गांधी जी ने ये हरिजन वर्ड यूज़ किया था, और जो हमारे जो दलित के जो सेक्शन के पीपल हैं उनके लिए एक्टिव काम किया था गांधी जी ने उसके बाद फिर। ठीक है, 95th क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी ऑफ अबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्तुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी? इसका आंसर है ऑल 3। मैंने इसका मारा था ओनली 2। मैं यार ऑल 3 तो शायद ही पॉसिबल हो पाए कि तीनों इन्होंने इंट्रोड्यूस की हो, बट ठीक है, एग्जामिनर ने ऑल 3 दे दिया। अगर आपको नॉलेज हो ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 96th क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी ऑफ अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन? ठीक है, अब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के रिगार्ड इनका काफ़ी अलग अलग है। काफ़ी का हिसाब से आंसर है ओनली 4, काफ़ी के हिसाब से ओनली 3। ठीक है, अब वो यूपीएससी के आंसर देगी, वो हम लोग आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। विजन के हिसाब से इसका आंसर है सी, ओनली 3, और मैंने भी इसका आंसर अटेम्प्ट किया था 5 के बेस पे 3, जस्ट ऐसे ही। ठीक है, नॉर्मली आप देखिए कि पॉसिबल नहीं है कि आपको ये चीज़ें याद हो, आप खुद सोच के देखिए, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, पॉसिबल है किसी भी के लिए कि हाँ याद करे कि हाँ इस कंट्री का पूछ लिया, मे बी इसकी कोई और कंट्री पूछ लेता है यूपीएससी, तो कहीं ना कहीं हमें ये क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट भी करना था, कुछ ना कुछ शायद लॉजिक दिया हुआ यूपीएससी ने जो पीवाईक्यू के पैटर्न पे सोल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को, तो बस वही पैटर्न मैंने फॉलो किया था। 5 3, इसका आंसर ओनली 3 मार्क आया था। बाकी आंसर के आने के बाद हम लोग देखेंगे क्या है। अब देखिए 97th क्वेश्चन, इसमें आप सब आपकी नॉलेज भी और आपका लॉजिक दोनों चीज़ यूज होगी। कैसे? अनेडियर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का। अलास्का, साइबेरिया। ठीक है, हमारे यहाँ से वो जो मेरिडियन टाइम वगैरह गुजरता है। फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दिस सिटी इट वुड बी डिफरेंट डेज। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, कंसेप्चुअल है, हमें पता है ये प्राइम मेरिडियन 24 आवर का गैप होता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है। अब देखिए एग्जामिनर ने लिखा है अनाडियर साइबेरिया में है और नोम है वो अलास्का में है। ठीक है, अगर सपोज एग्जामिनर ये नाम नहीं देता साइबेरिया और अलास्का, तो कहीं ना कहीं में भी शायद एग्जामिनर सिटीज़ को इंटरचेंज कर देता। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने डिटेल में पूछा है कि भाई ये सिटी साइबेरिया में है और ये अलास्का में है, तो इतना एक्सप्लेनेशन जब एग्जामिनर दिया होगा ना तो वो नॉर्मली ठीक ही दिया होगा। ठीक है, फिर भी आप अगर अपने नॉलेज और कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो ये स्टेटमेंट वहाँ से हो जाएगी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, व्हेन इट इज़ मंडे इन अनाडियर इट इज़ ट्यूसडे इन नोम। अगर आप नॉलेज लगाओगे तो इस क्वेश्चन को आराम से कट कर दोगे। फिर भी यहाँ पे चेंज, ज्योग्राफी में मैक्सिमम टाइम यूपीएससी क्या करती है, या तो लोकेशन का नाम गल देती है या फिर इंटरचेंज कर देती है आपस में, जैसे यहाँ पे किया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे नोम आना था, यहाँ पे अनाडियर आना था। देखो मैंने लिखा भी इजी टू चेंज, तो इसका ये बी स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर है ए। 98 क्वेश्चन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, ईवी रामास्वामी जी नैयर जी ने की थी, नाइकर जी ने, हर किसी को पता, नॉर्मल है ये, नॉर्मल बेसिक बुक्स में हर जगह मिल जाएगा। अब 99 क्वेश्चन देखिएगा, कंट्री और रिसोर्स रिच इन बोत्सवाना और चिले, ये उस टाइम रिसोर्सेज के रिगार्डिंग काफ़ी न्यूज़ में था और ये मैं पढ़ के भी गया था, तो ये दो तो मैं श्योर था, बोत्सवाना में डायमंड है और चिले में लिथियम, ये तो हर किसी को पता होगा चिले का, तो ये लिथियम ट्रायंगल भी बनता है उधर। ठीक है, इंडोनेशिया में निकल रिसोर्स रिच है या नहीं, ये मुझे डाउट था, बट मैंने सोचा कि यार इतनी बड़ी कंट्री है, इतने आइलैंड्स हैं, और रिसोर्स रिच मतलब कितना रिसोर्सेज, कोई परसेंटेज तो फिक्स है नहीं कि यहाँ भी पूरे वर्ल्ड का 50% वहाँ अगर इंडोनेशिया में माना जाएगा होगा तो ही उसको हम लोग रिसोर्स रिच मानेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अब तो थोड़े बहुत भंडारे कुछ खदाने हो तो वहाँ भी हम लोग रिसोर्स रिच कंसीडर करेंगे। तो ऐसे ही मैंने सोच के कहा कि हाँ अगर निकल कहीं मिल गया तो वो नॉर्मली माना जाएगा, और इंडोनेशिया में तो इतने रिसोर्सेज मिल सकते हैं किसी भी कंट्री में, तो इसलिए मैंने इसके तीनों मार के आया था और ये मेरा ठीक हो गया था। थोड़ा मैंने रिस्क लिया इस क्वेश्चन में और थोड़ा अपनी कॉमन सेंस यूज़ की थी। 100th क्वेश्चन, रीजन और कौन सी कंट्री में बेस्ट है। नॉर्मेंडी तो यहाँ पे है नहीं, सार्डिनिया का भी नहीं है, बट ये मैं
डाउट था कि मेलोरो का ये इटली में है या नहीं है, ठीक है, इसलिए बट मैंने क्वेश्चन का रिस्क नहीं लिया, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ये क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी 99 मैंने अटेम्प्ट किए थे। इसमें एक्चुअली कोई भी करेक्टली मैच नहीं है, तीनों रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमने 2025 का पेपर डिस्कस किया। अब मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। फर्स्ट जो आप लोगों के काफ़ी के मन में जो डाउट आया होगा वो यही होगा कि भाई एग्जामिनर, ये तो ऐसा जो मैंने जैसे जो पैटर्न बताया आपको सोल्व करने का, जैसे जो जो ट्रिक्स और रूल्स मैंने फॉलो किए हैं, कि ये तो एग्ज़ाम के बाद बोलना बहुत आसान है, एग्ज़ाम के रियल टाइम में करना मुश्किल है, बट मैंने अभी आपको मेरा जो 2025 का जो रियल एग्ज़ाम था, रियल पेपर, वही मैंने आपके सामने सोल्व किया है, ठीक है। और जो ब्लैक पेन के साथ मैंने मार्क किया वो रियल एग्ज़ाम के टाइम पे किए थे। तो अगर मैं एग्ज़ाम में सोल्व कर सकता हूँ तो आप भी आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने माइंड में कोई भी ऐसा डाउट ना रखें कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, बट ये चीज़ें काम तभी करेंगी, फर्स्ट प्रायोरिटी है नॉलेज, फिर कॉमन सेंस, और फिर लास्ट में जो रूल्स और ट्रिक्स वगैरह हम लोग बोलते हैं तब, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, देखें पॉलिटी के, इकोनॉमी के, हिस्ट्री के कितने ईजी क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा थे, इतने बहुत ईजी क्वेश्चन थे ये, अगर आपने बेसिक सोर्सेज भी पढ़े हैं। अगर आप यही क्वेश्चन गलत करोगे तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो, कोई आपका फायदा नहीं बनता है। बच्चों में जो 60 to 70 क्वेश्चन में आप कितनी ट्रिक्स वगैरह लगा लो, नॉर्मली 20 to 30% क्वेश्चन में ट्रिक्स फेल करती हैं, वो करेंगी, हर बार करेंगी, इसमें कोई वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है, अगर आप पहले इन पे फोकस करो और साथ के साथ ये भी हो जाएगा। अब है सेकंड कि ये कैसे है कि सबको पता तो है, आप लोग लर्न भी कर लेते हो ट्रिक्स को, बट यू आर नॉट एबल टू अप्लाई देम इन रियल एग्जाम। सो फॉर अप्लीकेशन पार्ट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्लान है, कैसे करना है, हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक और PYQ स्पेसिफिक भी, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो मैंने बोला था, जो 3 मैच द कॉलम टाइप के आते हैं। इसमें नॉर्मली क्या था, मैं आपको कोई क्वेश्चन के लिए बताता हूँ। इसमें मैं ये 3 जो मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन आते हैं ये मैं छोड़ देता हूँ, इनको मैं सबसे लास्ट में कंसिडर करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन का उनको सोल्व करने का जो मेरा तरीका है वो क्या था कि सपोज जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 33rd क्वेश्चन, इसमें मैंने देखा था कि मैं ऑप्शन कोशिश करता हूँ कितने कट कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, अब ये मुझे पता था होम अफेयर में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, तो ये कट गया। नन के चांसेस, नन में सीधा काट देता हूँ कि भाई नन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो और ऑल भी कट गया, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट कट होगी, ये नॉलेज बेस्ड पे था मेरा, ठीक है। अब बच्चे हुए में से ओनली 1 या ओनली 2, इनमें मैं किसी एक पे जाऊंगा, ठीक है। 2 ऑप्शन कट गए, आपका 50-50 तक आ गया, और ऐसा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। आप जय माता दी बोल के लगा दीजिएगा, चाहे जिस क्वेश्चन पे आपको लगाना हो, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने ही करने हैं। और उसी प्रकार अगर सपोज मैं किसी क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस में ऐसे नहीं काट पाता एक भी ऑप्शन, तो मैं सब में एक ही क्वेश्चन फॉलो करता हूँ। सपोज इसमें अगर मैं ओनली 1 मार्क करके आया ना टिक, तो बाकी सब में भी ओनली 1 ही टिक करूंगा, ठीक है। कि भाई अगर सपोज 4 क्वेश्चन है, अगर मेरे 3 गलत होते हैं, अगर एक ठीक भी हो जाए तो स्कोर ओवरऑल 0 ही रहे, और रिस्क लेना ही लेना है आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ एक चीज़ और आपको जरूरी जो बताना चाहूँगा कि आपको अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों का डाउट होता है कि भाई अटेम्प्ट्स कितने करें। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जाओ मैक्सिमम अटेम्प्ट्स पे और एटलीस्ट 90+ तो जरूर करें। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। 30 क्वेश्चंस तो आप नॉर्मली एलिमिनेशन नॉलेज बेस पे कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच्चों में हम जो हमारे 70 क्वेश्चन है, उसमें हम लोग ट्रिक्स और एलिमिनेशन और रूल्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। आप जस्ट एक कॉमन एग्जांपल लेके चलिएगा, 10 क्वेश्चन है और 10 है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। और इसका मैंने आपको क्या रूल बताया था, 4 पे 2, 5 पे 3, 6 पे 4, ठीक है। अब सपोज आप 10 क्वेश्चन में से आप अटेम्प्ट करते हो 6 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें अब सारे क्वेश्चन तो ठीक होंगे नहीं, 2 to 3 आपके गलत भी होंगे, ठीक है। और मे भी उस दिन भगवान शायद आपसे नाराज हो और आपके जो 2 से 3 क्वेश्चन गलत होने थे वो इसी में आ गए। सपोज 3 क्वेश्चन ठीक हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, और जो बच्चों में 4 क्वेश्चन थे वो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्कोर, आपका ओवरऑल स्कोर आया 4 आउट ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। लेकिन सपोज आप लोग पूरे 10 के 10 क्वेश्चन में आप ये रूल फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपके 7 क्वेश्चन ठीक, 3 गलत, यहाँ पे आपका स्कोर कितना आया, 12 आउट ऑफ 20। इसीलिए जब आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो ना, तो उनको सिंसियरली फॉलो कीजिएगा, और मैक्सिमम अटेम्प्ट जहाँ पे भी आप PYQ के पैटर्न्स के बेसिस पे अगर आप रूल अप्लाई कर पा रहे हो ना, तो प्लीज़ उसको मस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम हम लोग जैसा पेपर देख रहे हैं ना, और जितना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, ठीक है, मोर ऑफ थोड़ा नॉलेज प्लस कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, प्योर नॉलेज बेस्ड पेपर नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,